नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये डेली आपका सीडीपी का क्लास चलता है, यानी बाल विकास एवं मनोविज्ञान शिक्षण जो आपका अधिगम है वह। दोस्तों, इसमें हर एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं जो आपके सीडीपी यानी बाल विकास से रिलेटेड होता है साथियों। इसमें पेडोलॉजी वगैरह भी आ जाते हैं। तो अब इसको अगर डेली रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो ये आज आपका दोस्तों 10वां लेक्चर है। और यह वाला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे साथियों, आपका अधिगम। अधिगम की प्रभावशील विधियाँ कितनी हैं, अधिगम के प्रकार कितने हैं, अधिगम के सिद्धांत, यहाँ तक तो हो गया था। और हमने थॉर्नडाइक के बारे में भी डिस्कस कर लिया था साथियों। साथियों, अगर आपको याद हो तो हमने अभी पिछले ही रविवार को दोस्तों, जो अभी रविवार बीता है, उस रविवार को हमने एक रात में इसी समय हमने एक टेस्ट किया था प्रीवियस ईयर पेपर। देखना, आज हम आपको बताते हैं दोस्तों, विश्वास इतना तो नहीं कहेंगे अपने आप को कि हम जो पढ़ाते हैं वही आता है, लेकिन अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं डेली हमारे साथ तो इससे बाहर हम कहते हैं 101% चांस पूरी है कि इसी वीडियो से आएगा। और ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। समय हमारे पास मात्र 28 दिन के हैं। अगर थोड़ा सा समय बढ़ जाता है यूपी टेट का, थोड़ी समय और मिल जाएगी, लेकिन उतने से क्या होगा? जब आप 1 महीने नहीं पढ़ाई करोगे तो 7 दिन में क्या पढ़ाई कर लोगे? खाक कर लोगे। बस लगे रहना, अंत तक लगे रहना, सारे क्लासेस फॉलो करो। अगर अभी भी आप हिंदी के क्लास नहीं रिवीजन कर रहे हो, मैथ की क्लास पढ़ा हुआ है चैनल पर नहीं रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए भाई, ठीक है ना? क्योंकि हर जगह से हमें स्कोर करना है। और जब हम अकेले पढ़ा सकते हैं भाई, तो आप अकेले नहीं पढ़ सकते। सारे सब्जेक्ट पढ़ा के रखे हैं, देख लो तो आके। मैथ, केवल एक टॉपिक और बचा है मैथ में, खत्म कर देंगे, घबराना मत। पहले वादा है तो पूरा खत्म करेंगे। सीडीपी के थोड़े से पीछे थे हम लोग, तो अब बस पकड़ लिए रफ्तार। मात्र 10 दिन का, 10 से 12 दिन का सिलेबस और है, खत्म कर देंगे। 2-2 टॉपिक लेके चल रहे हैं एक दिन में, 26 टॉपिक पढ़ेंगे। मात्र 30 क्वेश्चन ही आने हैं, तो 26 टॉपिक्स पढ़ेंगे और प्लस 10-15 टेस्ट लगाएंगे, मॉडल टेस्ट भाई। प्रीवियस ईयर पेपर तो लगा ही रहे हैं। 5 हो गया प्रीवियस ईयर पेपर, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, 4 हो गया है। आकर देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ा है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर करके, कर लेना, आदमी हो जाओगे। बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर लो भाई, जो चीज़ें फ्री में दी जा रही हैं करो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं देर न करते हुए, नहीं तो बहुत सारे प्रशिक्षु तो इसी तरह नाराज हो जाते हैं भाई। देख लो, इसको हमने पढ़ा दिया है। थॉर्नडाइक के अधिगम के गौड़ नियम कौन कौन से हैं तो बता देना। बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम हमने पढ़ा दिया है इसको। और आज इस पे आगे चर्चा करेंगे। देखिए, अधिगम के सिद्धांत में इन्होंने बताया था प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से कौन साहचर्यवाद का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत व्यवहार का सिद्धांत है। सूझबूझ का सिद्धांत गैस्टाल्टवाद का सिद्धांत है दोस्तों। अनुकरण का सिद्धांत इसका है साहचर्य का सिद्धांत, यानी कि जो इन्होंने अधिगम का गौड़ नियम दिया है, उनका सारा का सारा यहाँ पे अधिगम के सिद्धांत से रिलेशन है, आप देख सकते हैं। अगला देखना, जो पहला है व्यवहार एवं संज्ञानवाद का सिद्धांत, ये किसका था तो बताना थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का सिद्धांत साहचर्यवाद या फिर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है भाई। एक और है, एक देखना नीचे, हर्ष और दुख का सिद्धांत। दोस्तों इसमें क्या है, इन्होंने दोस्तों थॉर्नडाइक जो है ना दोस्तों, इनका प्रयोग था भूखी बिल्ली पर, है ना, भूखी बिल्ली पर। और एक दूसरा प्रयोग था चूहों पर। तो पूछता है आपसे कि किसने बिल्ली और चूहे पर प्रयोग किया था। वैसे तो स्किनर अभी साहब आएंगे जिन्होंने चूहे और कबूतर पर भी प्रयोग किया है। और मंजूसा एक है दोस्तों, मंजूसा नाम का एक बॉक्स है, उसमें उसको पकड़ लिए थे, जकड़ लिए थे, है ना। तो हम बताएंगे अभी। इसमें देखिएगा, थॉर्नडाइक का जो प्रथम प्रयोग था भाई, पूछी जा सकती है तो बता देना, भूखी बिल्ली पर था। भूखी बिल्ली के सामने दोस्तों उसको उन्होंने अंदर से सिटकिनी मतलब बंद कर दिया। एक तरह से अंदर से सिटकिनी बंद करके उन्होंने पीछे आगे की तरफ मछली, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, पिंजड़े में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया गया और पिंजड़े के बाहर मछली का मांस का टुकड़ा तस्तरी रख दिया गया। अब वह मांस के टुकड़े को देख रही है और उसके मुंह में लालच आ रही है। और वह इतना ज़्यादा प्रयत्न की, इतना ज़्यादा प्रयत्न, उछल कूद मचाई कि लास्ट में वो क्या करी भाई, कुंडी खोल दी। यानी कि 100 प्रयत्न माने हैं यह, कि 100 प्रयत्नों के बाद, गुजरने के बाद उन्होंने अपने मकसद में प्रयासरत हो पाई, मतलब कि एक तरह से अपना मुकाम पा पाई, मछली को आके वह खा सकी, है ना। तो यानी कि 100 प्रयत्नों के बाद, यानी कि तभी तो इन्होंने नाम दिया भाई क्या, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। यानी कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। संबंध का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, यानी हर्ष दुख का सिद्धांत भी इनका ही है। याद रखना, हर्ष दुख के सिद्धांत को ही कहते हैं संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजन, संयोजकता, संयोजन अगर बढ़ाओगे, अगर आप प्रयत्न करोगे तभी आगे सफलता मिलेगी, अन्यथा बिना प्रयास के तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इससे आप सीख लो, डीएलएड प्रशिक्षु जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो सीख सकते हैं इससे। अगला देखना, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन। भाई इसको हमने जो आपका डेली क्वेश्चन आता है आपके कम्युनिटी में, उसमें भी लगाया था। तो उसमें सेम क्वेश्चन यही पावलाव का दोस्तों आया था, पिछले वाला जो हमने 2016 का टेस्ट कराया है कल संडे को, उसमें आया था साथियों। साथियों एक बात और करेंगे लास्ट में, लास्ट तक जो बच्चे जुड़े रहेंगे वही समझ पाएंगे।
दोस्तों इसमें जो आपका शास्त्रीय अनुबंधन है, इसमें आईपी पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1904 में इस प्रयोग के लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला था उनको। दोस्तों नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, किसको क्या मिला था, हमने सब कुछ बता रखा है। नोबेल पुरस्कार दोस्तों अगर पूछा जाए सबसे पहले किस महिला को मिला था, इस पे भी इंपॉर्टेंट होता है। नोबेल पुरस्कार ये आपका मतलब कितनी बार बंद हो चुका है, ये सारे मतलब नोबेल पुरस्कार देखिए सबसे पहले अगर बात करें साथियों किसको मिला है तो बता देना, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला है भाई, है ना, गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में, याद रखना। इसके बाद सीवी रमन को मिला है भौतिक के लिए, तो मतलब इनको भी मिला है, पावलोव को भी, याद रखना, ये भारतीय तो नहीं है खैर, लेकिन इनको भी मिला है। इसके बाद आ जाते हैं स्किनर। स्किनर का कथन भाई ध्यान से देख लेना साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इमेज वगैरह बनाकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है सारी चीजें, तो आप समझ सकते हैं। दोस्तों स्किनर का कथन जो था, संबंध सहज क्रिया का आधारभूत सिद्धांत है। तो इसको याद रखना, इस लाइन को, संबंध सहज क्रिया का एक सिद्धांत। दोस्तों स्किनर का कथन है भाई। इन्होंने प्रयोग जो किया था कुत्ते पर प्रयोग किया था साथियों, उसमें घंटी का प्रयोग भी किया था, याद रखना, पूछा जा सकता है घंटी का प्रयोग किसके लिए किया गया था, है ना। देखिएगा इस तरह से इन्होंने कुत्ते को बांध दिया था यहाँ पर और घंटी लगा दिया है साथियों, यहाँ पर देखिए ये घंटी लगी है। मतलब इससे यह अनुभव हो जाता था जब भी घंटी बजती थी तब इसको लगता था कि हाँ हमारे लिए कोई दाना डालने आ गया है। देखना यहाँ पर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसके नियम को कहते हैं बता देना, पावलोव के कहते हैं, जो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था भाई। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, या कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी बीफी स्किनर, याद रखना साथियों, बीफी स्किनर, अच्छा यह बीफी स्किनर बी एफ स्किनर है, या भी सॉरी यहाँ पे बी एफ होना चाहिए ना, बी ई रहेगा, बी एफ सही है भाई, बी एफ स्किनर भाई, बी एफ का मतलब बॉयफ्रेंड ना समझ जाना, यहाँ पे बी एफ है ना, बी एफ का मतलब तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन याद रखना बी एफ का मतलब सिर्फ इनका नाम है भाई, और कुछ ना समझना। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, दोस्तों यह बी एफ स्किनर का है। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए जिस मंजूसा का निर्माण किया उसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। मंजूसा का नाम मतलब है दोस्तों एक प्रकार का बॉक्स है ना, जिसमें इन्होंने प्रयोग किया था, है ना, इस चीज को याद रखना भाई। स्किनर ने अधिगम की व्याख्या दो प्रकार से की भाई, पहला प्रतिक्रिया व्यवहार है, दूसरा क्रिया प्रसूत व्यवहार। बताना आया था कि नहीं 2017 बैच में, 2017 वाला जो हमने पेपर कराया था भाई, प्रसूत व्यवहार का सिद्धांत किसका है, यही डायरेक्ट पूछा था, तो बताना था सिर्फ और किसका है भाई, स्किनर साहब का है ना। चूहे व कबूतर भाई देख लेना, 30 के 30 यहाँ से नहीं लड़ गए ना, तो आके लिख जाना सर यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं आए थे, लिख जाना बस। अगर आपको एक प्रश्न नहीं आ रहे हैं, 30 के 30 में से एक प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो वो समझ लेना पूरे यूपीटेट देने वाले छात्र को नहीं आ रहा है, ठीक है। चूहे और कबूतर पर इनका प्रयोग था, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, स्किनर बॉक्स के नाम से मंजूसा जाना जाता था भाई, मंजूसा एक प्रकार का बॉक्स था। आगे आ जाते हैं अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, यह कोहलर का था भाई। कोहलर के सिद्धांत को क्या कहते हैं भाई, गेस्टाल्ट का सिद्धांत, या फिर सूझ का सिद्धांत, या फिर अंतर्दृष्टि, है ना। इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्ट वादियों ने किया था, इस वजह से, ठीक है। देखिए प्रयोग, इसमें प्रयोग क्या किया गया था, कोहलर ने जिस बनमानुष, पहले तो यह याद रखना, कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। देखिए आपको ऑप्शन में देगा बंदर और एक ऑप्शन में देगा बनमानुष, तो आप बनमानुष पे टिक करना, कहीं कहीं बंदर बंदर दिया रहता है बनमानुष नहीं दिया रहता है, तब बंदर पे टिक करते हैं, लेकिन बंदर भी दिया रहता है और उसमें बनमानुष भी दिया है तो बनमानुष पे टिक करेंगे। एक चीज और याद रखना, अगर बंदर दिया है और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी दिया है तो इनमें से कोई नहीं टिक करना, नहीं तो सारी चीजें गलत हो सकती भाई। जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको एक तरह से अनुभव के आधार पर बताया जा रहा है, तो आप उसको जरूर से समझिएगा, उसे टिक करिएगा, ठीक है। चलिए प्रयोग, कोहलर ने जिस बनमानुष पर प्रयोग किया था उसका नाम था सुल्तान, याद रखना सुल्तान नाम था भाई, उसमें बहुत सारे नाम देंगे, चेतक भी नाम रखता है कभी कभी, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, और महाराणा प्रताप के जो हाथी का नाम था भाई उसका नाम रामनाथ था, उसका भी नाम देता है, तो याद रखना सारी चीज़ें, सुल्तान था इसका नाम, बच्चे गलत करके चले आते हैं। इस प्रयोग में कोहलर ने डंडा, संदूक, 6 केले का प्रयोग करते हुए 4 चरणों में प्रयोग पूरा किया था भाई, बरमानुष के लिए 4 चरणों में, याद रखना 4 चरण में इन्होंने सारी चीज़ें प्रयोग किया था। बक्से में केले को बंद कर दिया था, उसके बाद वह प्रयास किया केले के बक्से को तोड़ने का, फिर उसके बाद साथियों जो डंडा, संदूक, 6 केले थे फिर संदूक से निकाल पाता है, फिर उसे खाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर इस प्रकार का मतलब ये 6 स्टेप्स उन्होंने अपनाए थे, नीचे देख सकते हैं स्टेप्स। अंतर्दृष्टि के जन्मदाता 4 गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक थे, वर्दिमर, कुर्ट कोपका, कोहलर, कुर्ट कुर्ट लेविन। दोस्तों ऐसा नाम है ना, आप एक बार बस देख लोगे तो आपको खुद पहचान में आ जाएगा, एग्जाम में रटने की जरूरत नहीं रही। देख लेना चरण, देखना पहला पहला चरण था एक डंडा, यहाँ पे देख रहे हो हम ऊपर इमेज को करते हैं, आप इमेज को देख सकते हैं, देखिए चरण का नाम, पहला चरण क्या था इनका, एक डंडा लिए थे,
एक डंडा लिए थे, दूसरा 2 डंडा जोड़कर प्रयोग किया, तीसरा एक संदूक और चौथा चरण था 2 संदूक एक के ऊपर एक रखकर प्रयोग किया। देख सकते हो आप यहाँ पर, है ना? इस तरह से इनका प्रयोग था साथी, आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे के सिद्धांत को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से जानते हैं भाई। इस चीज़ को आप याद रख लेंगे, यहाँ से प्रश्न आते हैं और डायरेक्ट पूछा जाता है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किसका सिद्धांत है, मतलब यह तो बताना होता है। पियाजे के सिद्धांत का वहाँ पे दिया रहता है ऑप्शन में, पियाजे का है, पावलाव का है, थॉर्नडाइक का है, क्रो एंड क्रो का है, तो आप बता देना यह पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भाई। लेव सम्योनोविच विगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और इसको क्या कहते हैं भाई? ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। इस चीज को हम 3-4 नाम से जानते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संवेदी प्रेरक काल 0.2 वर्ष, मतलब कि एक तरह से वो काल दे रहा है कब तक यह था, मतलब कि क्रियाओं की पुनरावृत्ति का अवधि दे रहा है भैया, है ना? अगर बात करें 0.2 वर्ष का मतलब क्या हो गया? 0.2 डिवाइड कर दीजिए 12 से, 12 से डिवाइड करिए, 2 छक्का 12 यानी कि 6, यानी कि 2 अगर काटेंगे भाई, 2, 1 मिनट रुकना, 2 वर्ष है ना, 0.2 वर्ष से 12 दूना 24, 2.4, यानी कि आपका लमसम समझ लीजिए कितने महीने आ गए भाई? 2 पचे 10, 5, 12 को डिवाइड करिए 5 से, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 2.4 मंथ, यानी कि 2 महीने, 2 महीने 2.4 मंथ का मतलब समझ लो कितना हुआ? 2 मंथ और 4 क्या? 4 दिन, 2 मंथ और 4 दिन की बात कर रहा है इस तरह से। क्रियाओं की पुनरावृत्ति आत्मकेंद्रित, जो 2 वर्ष 4 दिन नहीं भाई, कितना हो जाएगा? 8 या 9 दिन के आसपास आएगा, आप देख सकते हो, निकाल सकते हो उसको 12 से भाग कर उसको ऊपर नीचे गुणा करके। क्रियाओं की पुनरावृत्ति आत्मकेंद्रित की स्थिति पकड़ना और सुनना था दोस्तों। इसमें संवेदी स्थिति बताया जा रहा है आपको। छिपी वस्तुओं को खोजने का प्रयोग करता है बनमानुस भाई, छिपी हुए, इसमें बनमानुस की बात हो रही है, लेकिन 1 मिनट तो रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना भाई, 1 मिनट रुकना। हाँ सही है। उसमें बनमानुस जो है दोस्तों छुपी हुई वस्तुओं को खोजने का प्रयोग करता है, मतलब खोजता है उसे, वह कारण एवं परिणामों में संबंध स्थापित करने लगता है। कारण और परिणाम में मतलब एक प्रकार का संबंध स्थापित करता है। वह 0.2 वर्ष तक का इन्होंने प्रयोग किया था। इसके बाद प्राक के संक्रिया काल, यह आ जाता है 2 से 7 वर्ष के काल को कहते हैं। यानी कि आत्म केंद्रित करना, श्रृंखलाबद्ध करना, केंद्र विहीन चिंतन, चिन्ह प्रतीकों में अंतर स्पष्ट होने लगता है। धीरे धीरे उससे तार्किक गणितीय संप्रत्ययों का विकास, अनुकरण, खेल, पूर्व संकल्पना, भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। मतलब कि इसमें बात किया जा रहा है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। जीन पियाजे का जो सिद्धांत था उसमें पहले बच्चा होता है, बालक जो होता है, मतलब कि 2 से 3 महीने तक वो क्या करता है? पुनरावृत्ति की एक तरह से क्रियाओं का अनुभव करता है, पकड़ना, सुनना, ये सब काम करने लगता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे उसमें जब 2 से 7 वर्ष तक हो जाता है लगभग, तो आत्मकेंद्रिता का भावना उत्पन्न होने लगता है। भावना, श्रृंखलाबद्ध होना, मतलब एक तरह से गुट बनाकर खेलना, पूर्व संकल्पना करना, हाँ, धीरे धीरे तार्किक गणितीय प्रत्ययों का विकास हो जाना, मतलब कि हर चीज एक क्रम से होने लगता है। इसके बाद मूर्त क्रिया, मूर्त क्रिया, अमूर्त क्रिया भी बुद्धि में हम लोग पढ़ेंगे जस्ट अभी। बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं सब पढ़ने वाले हैं। मूर्त संक्रिया काल 7 से 11 वर्ष होता है साथियों। इसमें क्या होता है देखना, विकेंद्रीकरण, अविनाशिता, क्रमागत क्षमता, नकारात्मक समरूपता, बातों को याद करने की शक्ति बढ़ जाती है। मतलब यह तरह से मूर्त, जिसका मूर्त पावर ज्यादा है ना, वह बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होता है। अब देखना यहाँ पर औपचारिक संक्रिया काल, मतलब 11 से ऊपर वाले को बात कर रहा है, जो 11 से ऊपर वाले बच्चे होते हैं उनकी बात कर रहा है भाई। अमूर्त तथ्यों पर विचार करने लगते हैं, मतलब सोचने लगते हैं भाई। जैसे आपने कोई चीज मान लीजिए देख लिया, आखिर ये क्या है? जैसे आपने बॉल देखा, अच्छा बॉल क्यों गोल ही बनता है? बॉल चौकोर भी तो बन सकता है, आखिर चौकोर बनाने का कारण क्या है, न चौकोर नहीं बनाने का कारण क्या है? तो ये सब सारी चीजें संक्रिया आपके दिमाग में होने लगती हैं, क्रियाएं। तो बस यही 11 वर्ष से ऊपर वाला औपचारिक संक्रिया काल कहलाता है दोस्तों। तर्क आधारित आगनात्मक कल्पनाएं करने लगना, जैसे कि आप सोच, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि उनके अगर बच्चियां हैं तो ज़्यादा विचार नहीं कर पाती हैं। वैसे तो कहा जाए बच्चियां या बच्चे चाहे जो हों, शार्पनेस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर स्टेज के बाद देखें एक, तो लड़कियों के दिमाग में शार्पनेस ज़्यादा होता है और लड़कियों का दिमाग हल्का होता है। हल्का होने का मतलब पागल मत समझना भाई, हल्का होने का मतलब कि वजन कम होना सिर्फ दिमाग का, मतलब कि लगभग 150 से 200 ग्राम लड़कियों का दिमाग कम होता है, लेकिन लड़कों से शार्पनेस ज़्यादा होता है। स्पेशली लड़कियां स्टार्टिंग में जब बचपना उनका होता है तो बहुत तेज होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति अगर उसी तरह बरकरार है तो बहुत आगे निकल जाती हैं और उनका माइंड का विकास बहुत तेज होता है बच्चों से, मतलब कि लड़कों से। ठीक है ना, बस यह आपका एक जीव विज्ञान कहता है और आप यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं भाई। तर्क आधारित अज्ञानता, आगनात्मक
कल्पनाएं करने लगना। इस अवस्था में किशोर अपने चिंतन पर भी चिंतन कर सकता है भाई, समझ रहे हो ना? आखिर वह क्यों सोच रहा है किसी बात को, आखिर कारण क्या है सोचने का किसी के लिए, ये सारी चीजें वो सोचने लगता है ना। अब यहाँ पर बात करेंगे साथियों निम्न वैज्ञानिकों को, लेकिन इसके पहले ये बुद्धि स्टार्ट होगा भाई, यहाँ से बुद्धि स्टार्ट हो गया आपका। तो सबसे पहले हम बुद्धि की बात कर लेते हैं, बुद्धि क्या होता है कौन बताएगा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं बताना। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे समायोजन की योग्यता है, अधिगम की योग्यता है, फिर समस्या समाधान की योग्यता है, फिर अमूर्त चिंतन का योग्यता है यहाँ पर ना। 4 प्रकार की योग्यता है जो अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है। बताना पहले बुद्धि क्या है, पहले बुद्धि हम आपसे पूछें बुद्धि क्या है, आप खुद सोचो आपके पास जो बुद्धि है वो किस लिए है, क्यों है बुद्धि। बुद्धि का मतलब, बुद्धि वह मानसिक तत्व है साथियों जिसके आधार पर बालक की स्मृति शक्ति, जो स्मृति पावर होता है, वह अधिगम क्षमता में अंतर किया जाता है। समझ रहे हो? स्मृति शक्ति वह अधिगम क्षमता, वो कितने सीख सकता है, उसकी स्मृति शक्ति कितनी है, पावर कितना है, वो 2 घंटे पढ़ सकता है, 4 घंटे पढ़ सकता है, 10 घंटे पढ़ सकता है, 12 घंटे पढ़ सकता है, कितने घंटे पढ़ सकता है भाई, वही पावर है अधिगम क्षमता, कितनी उसके अंदर क्षमता है ग्रैप्स करने की। बुद्धि एक जन्मजात एवं प्रेरक तत्व है भाई, इसको एक तरह से जन्मजात दिया गया हुआ था तत्व है दोस्तों। अब ऐसा नहीं कि आपकी बुद्धि भर के आएगी, आप डीएलएड करने गए हो, बीएड करने गए हो, आप यूपी टेट निकाल के ही आना है, बचपन में ही आपके दिमाग में भर दिया थोड़े जाता है कि आप यूपी टेट के लिए ही पैदा हुए हो, भाई ऐसा नहीं होता है। वो तो परिस्थितियाँ सिखाती हैं आदमी को ना। आगे बुद्धि का विकास 16 वर्ष की आयु तक ही होता है भाई, तक होता है, समझ रहे हो? उसके बाद आप उसमें केवल एक तरह से अवस्था परिवर्तन करते हो, आप स्टेज लाते हो उसमें, लेकिन जो बुद्धि का एक तरह से शार्पनेस होता है ना 16 वर्ष तक ही होता है, काफ़ी ज़्यादा। अगर उस समय आप कुछ रट लो पढ़ लो ना तो बहुत दिन तक याद रहता है। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग, आगे देखते हैं साथियों बुद्धि के मतलब निम्न वैज्ञानिकों के बुद्धि का माना, बुद्धि को माना है, क्या क्या माना है बुद्धि को, यहाँ पे देखिए। पहला आ जाते हैं दोस्तों, समायोजन की योग्यता, स्टर्न ने माना है, अल्फ्रेड बिने ने माना है, सरियल वर्ट ने माना है, जेएस रॉस ने माना है कि समायोजन की योग्यता होती है बुद्धि। इन्होंने इन चारों ने माना है साथियों। साथ में एक बार शेयर कर देना, अभी तक हमने बोला नहीं लेकिन आप लोग शायद ही किए हो, स्टेटस लगा दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में, हर जगह शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हो कर दो फटाफट। अधिगम की योग्यता क्या है भाई, यह किसने बोला है तो बताने। अधिगम की योग्यता मतलब एक बुद्धि को अधिगम की योग्यता बोला गया है, किसके द्वारा? थॉर्नडाइक, बर्किंघम और कोलविन। दोस्तों याद कर लेना भाई, सारे क्लासेस रिवीजन करिए, आपके लिए बहुत बेस्ट है और बहुत ही बढ़िया से सारे कुछ बना के दिया जा रहा है। वेस्लर, रेक्स और गैरेट इन्होंने माना है समस्या समाधान की योग्यता है बुद्धि। अगला देखना, एम्पियर मैन और टर्मैन और फ्री मैन। दोस्तों टर्मैन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिएगा। टर्मैन ने बुद्धि को क्या कहा है भाई? अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता के बारे में इन्होंने बताया है साथियों, है ना। अब ध्यान से देखना, अब इसके बाद आएगा आपका बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार साथी, बुद्धि के प्रकार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको समझना है। देखिए ध्यान से, हम इसको जूम करते हैं एक एक को। बुद्धि के इन्होंने 3 प्रकार बताएं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। 3 बुद्धि के प्रकार हैं, कौन कौन से? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक भाई। पहले मूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। मूर्त, मूर्त क्या है भाई? मूर्त बौद्ध, मूर्त बुद्धि को गायक या फिर यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। याद रखना यांत्रिक बुद्धि किसे कहते हैं, अगर आ जाएगा तो बता देना, मूर्त बुद्धि को कहते हैं। उसमें ऑप्शन रहेगा अमूर्त और सामाजिक भी, लेकिन लगाना है आपको मूर्त। ये बालक यंत्र व मशीनों से जुड़े कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं, यानी कि मूर्त बुद्धि वाले होते हैं ना, इसमें से हम मशीन से कार्य या फिर फिजिकल कार्य करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जताते हैं। इस बुद्धि के बालक इंजीनियर या फिर कारीगर भाई आदि बनते हैं। आपके सामने खुद एक इंजीनियर पड़ा है, सोच लो, लेकिन इंजीनियर तो नहीं बन सका लेकिन सब कुछ बन गया, है ना। तो इस बुद्धि के बालक इंजीनियर या फिर कारीगर आदि बनते हैं। याद रखना, जरूरी नहीं है लेकिन एक तरह से विश्वास है। और मूर्त बुद्धि है, इनके कार्य क्षमता के अनुसार इनको अलग डिवाइड कर दिया गया है, इंजीनियर या फिर कारीगर में साथियों। अब आ जाते हैं अमूर्त बुद्धि। देखिए हम दिखाते हैं आपको, जो मूर्त बुद्धि वाले होते हैं, जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको, आगे देखिएगा, नीचे आएगा भी, एक मिनट नीचे देखिएगा, मूर्त बुद्धि वाले यहाँ पर है भाई। एक इमेज देख रहे हैं ना आप, ये मूर्त बुद्धि का इमेज है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साथियों। इस प्रकार के मैकेनिक्स का काम करना है ना। और ये देख रहे हैं अमूर्त बुद्धि का है, आप देख लीजिए, मतलब कि एक तरह से इनका अनुभव बहुत पुस्तकी ज्ञान होता है इनके पास। अमूर्त के पास पुस्तकी ज्ञान ज़्यादा होता है, ये बालक पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं, है ना। ये इस बुद्धि के बालक जो होते हैं वैज्ञानिक या डॉक्टर या फिर लेखक आदि बनते हैं, जो अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। और इन लोगों की जो व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी होता है भाई, काफ़ी ज़्यादा अंतर्मुखी खिले होते हैं, है ना, सीखने की ललक होती है। एक होता है सामाजिक बुद्धि, वही नेताओं पर नेताओं वाला, कहाँ गए सब, तो ये सब ज़िंदगी खराब करके रखते हैं बच्चों का। देखना तो यहाँ पर देखना, ये देख रहे हो हाथ जोड़ने वाले नेता हैं, ये हमको लग रहे हैं भाई, कौन है बताना जरा, तो बताना कौन है भैया। आपके गाँव के वही हैं जो आते हैं समय समय पर, 5 साल बाद आते हैं, फिर 5 साल तक गायब रहते हैं, यानी कि सामाजिक बुद्धि वाले हैं यार दोस्तों। इनके अंदर एक तरह से कह लीजिए कि इसका संबंध सामाजिक व्यवहार से होता है। पहली बात तो ये बालक अपना सामाजिक जीवन सही ढंग से व्यतीत करते हैं, मतलब कि बेहतरीन तरीके से सामाजिक जीवन एक तरह से समाज के साथ ही गुजारते हैं।
ये बालक जीवन में नेता या फिर कूटनीतिज्ञ आदि बनते हैं, वही लुटेरे बनेंगे। और क्या बन सकते हैं भाई बताना। इन लोगों का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। जैसे कि हमने बात किया अमूर्त बुद्धि के जो दोस्तों होते हैं बच्चे, उन्हीं में अंतर्मुखी का ज़्यादा व्यक्तित्व होता है, लेकिन जो सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं उसमें व्यक्तित्व जो होता है बहिर्मुखी का होता है। तो इस तरह से नेता वगैरह बनते हैं। और आप लोग देख सकते हैं पॉलिटिशियन वगैरह में ज़्यादा इनका इंटरेस्ट हो जाता है। जो हमने बता दिया आपको, अब ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वही सारी चीज़ लिखा हुआ है, आपको PDF में दे दिया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, निम्न वैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है। निम्न वैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है भाई, देखिए अलग अलग साइंटिस्ट हैं जो कि बुद्धि के बारे में विश्लेषण अपना दिए हैं। बर्किंघम के अनुसार भाई देख लो, बर्किंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है भाई। स्पीयर मैन के अनुसार दोस्तों बुद्धि मस्तिष्क की विश्लेषण व संश्लेषण करने की क्षमता है। मैकडुगल के अनुसार दोस्तों देखा जाए तो बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है भाई। बहुत बेहतरीन चीज़ उन्होंने बोला है मैकडुगल। दोस्तों याद कर लेना, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट आने वाली हैं एग्जाम में, लिख के ले लेना 100% श्योरिटी के साथ कर रहे हैं दोस्तों, यहीं से आएगा प्रश्न। वुडवर्थ के अनुसार दोस्तों बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बर्टे के अनुसार दोस्तों बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है भाई। पढ़ लेना साथियों, बहुत ही बेहतरीन चीज़ बता रहे हैं आपको। यहाँ से प्रश्न आना तय है, तय ही नहीं आएगा ही, ये हमने बता दिया आपको। अब देखिए बुद्धि के सिद्धांत पढ़ लेते हैं। बुद्धि के सिद्धांत दोस्तों बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया है, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें स्पीयरमैन का है। इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया है दोस्तों स्पीयरमैन ने। और यहाँ पे एक कारक का सिद्धांत किसने दिया है, बिने, टर्मन और स्टर्न ने दिया है, इसको याद कर लेना। बहुकारक का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया, थॉर्नडाइक, वही बिल्ली वाले, ठीक है ना। और समूह कारक का सिद्धांत दोस्तों थर्स्टन ने दिया है। याद रखना ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आगे और आएंगे। लेकिन एक कारक का सिद्धांत बिने, टर्मन तथा स्टर्न ने, और द्विकारक का सिद्धांत दोस्तों स्पीयरमैन ने, बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, और समूह कारक का सिद्धांत दोस्तों थर्स्टन ने। अगला देखिएगा, अभी बहुत सारे मिलेंगे आपको यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखिएगा, ये आपको PDF मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल फ्री में। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, करंट हेवन का सर्च कर लीजिए, या फिर नीचे पिन होगा, किसी भी वीडियो के नीचे देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे ना हो तो किसी और वीडियो के नीचे होगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। पदानुक्रम सिद्धांत दोस्तों किसका है बता देना, किलीप बर्नर का है। त्रियामी सिद्धांत किसका है, JP मिलकोर्ड का है। तरल ठोस का सिद्धांत RB कैटल का है। बहुबुद्धि का सिद्धांत होवर्ड गार्डनर का है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है भाई, अभी तो ऊपर पढ़ा हमने। प्रीतर्न सिद्धांत दोस्तों रॉबर्ट स्टैनबर्ग का। भाई ये सिद्धांत जो है ना, एक दो आएंगे जरूर आपके एग्जाम में, देख लेना, इसको अच्छे से रट लेना। हमने 120 एक साथ ही बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे बुद्धि परीक्षण की बात होती है, हम एक एक चीज़ करके दिखाते हैं। बुद्धि परीक्षण दो प्रकार से होता है, एक व्यक्तिगत होता है, एक सामूहिक रूप से होता है। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं बुद्धि परीक्षण में। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों, बुद्धि परीक्षण के जनक किसको जाना जाता है, अल्फ्रेड वीने को जाना जाता है। अल्फ्रेड वीने को बुद्धि परीक्षण का जनक जाना जाता है। और बुद्धि परीक्षण के जनक परीक्षणों का जनक देश कौन सा है भाई, फ्रांस है। जनक देश में फ्रांस आता है भाई। परीक्षण दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत होता है, एक सामूहिक होता है। तो पहले व्यक्तिगत देख लेते हैं। व्यक्तिगत में साथियों व्यक्तिगत शाब्दिक और व्यक्तिगत अशाब्दिक होते हैं। तो व्यक्तिगत शाब्दिक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भाई, पहला होता है विने साइमन परीक्षण, एक होता है दोस्तों स्टैनफोर्ड विने परीक्षण। और जो व्यक्तिगत अशाब्दिक होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 प्रकार के होते हैं। इसमें भूल भुलैया भी आता है। चित्र निर्माण, आप चित्र के द्वारा किसी चीज को, मतलब चित्र बना रहे हो, चित्र पूर्ति, किसी चित्र को आप जैसे तोड़ो जोड़ो आता है ना एक, अब उसको चित्र के द्वारा तोड़े जोड़ो करते हो ना। भूल भुलैया दोस्तों, वैसलर वैल्यू, ये सब आ जाते हैं दोस्तों इसमें। अब यहाँ पे देखना सामूहिक में कौन कौन से आते हैं भाई, शाब्दिक अशाब्दिक। इसमें भी शाब्दिक अशाब्दिक, इसमें भी शाब्दिक अशाब्दिक। इसमें व्यक्तिगत शाब्दिक अशाब्दिक है, लेकिन इसमें सामूहिक शाब्दिक अशाब्दिक है, दोनों याद रखना भाई। जो सामूहिक में शाब्दिक है दोस्तों वो 2 प्रकार के होते हैं, और अशाब्दिक वाला भी 2 प्रकार का होता है सामूहिक में। आर्मी अल्फा, सेना सामान्य, आर्मी वोइटा और सिकोगा क्रियात्मक, ये होते हैं, इसको रट लेना। अगला देखना बुद्धि लब्धि भाई, बताना यहाँ से प्रश्न आया था कि नहीं 2017 वाले में। 2017 का जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर किया है, बताना भाई, देख लेना दोस्तों, यहाँ से आएगा भाई, 100% आएगा साथियों। जो दिया जा रहा है आपको ना, बिल्कुल प्योर मलाई दिया जा रहा है साथियों, बस पढ़ लो, सारी चीज़ें यहीं से फंसेंगे, इससे बाहर शायद ही आए, ठीक है ना। चलिए, बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था भाई, टर्मन ने किया था। ये तो सभी को पता है दोस्तों, हमने बहुत बार इस पे 4 टेस्ट लगा लिए हैं, 4 टेस्ट लगा लिए, मामूली नहीं भाई, 4 टेस्ट, मॉडल टेस्ट, प्रीवियस ईयर छोड़ दो, मॉडल टेस्ट, इसी के दोस्तों प्लेलिस्ट में पड़ा है, सारे आप कर डालो, एक एक वीडियो देख डालो, निचोड़ कर दोस्तों, 3-3 बार 4-4 बार रिवीजन कर डालो भाई, ठीक है। बुद्धि लब्धि का सूत्र दोस्तों किसने दिया है, स्टर्न ने दिया है भाई। स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है। यहाँ पर देखो IQ, इंटेलिजेंस पावर आपको देखी जाती है। IQ लेवल कितना है भाई, है ना। IQ का मतलब होता है मानसिक आयु आपकी कितनी है, मानसिक आयु अपान में वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, जैसे कि बात करें एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है,
मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो 14 गुणे 100 बटे 10 करते हैं। यहाँ पर हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, आप देख सकते हैं। मानसिक आयु का विचार प्रतिपादन अल्फ्रेड विने ने किया था। देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई, छोटा सा प्रश्न होगा, लेकिन आप अगर फार्मूला याद है तो कर सकते हैं। एक बालक की वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है, मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बताना 14 गुणे 100 बटे के 10, 10 से 10 गया 14, यानी कि 140 हो जाएगा बुद्धि लब्धि। अब 140 बुद्धि लब्धि है भाई, 140 या फिर 140 के बाद आसपास रहता है तो उसे कहते हैं प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली कहते हैं साथियों, याद रखना। वो कैसी बुद्धि होगी? प्रतिभाशाली होगी। लेकिन 120 और 139 के आसपास अगर उसकी बुद्धि लब्धि आ रही है, अगर इसी जगह 14 की जगह 112 होता, मतलब केवल 12 होता, तो 12 गुणे 100 करते, यानी 120 आता। अगर 120 आ गया आपका, तो यानी कि 120 से 139 के बीच अति श्रेष्ठ यानी प्रखर बुद्धि वाला, है ना? श्रेष्ठ तो मतलब एक एकदम प्रतिभाशाली नहीं कहेंगे। प्रतिभाशाली का मतलब जिसको हर एक सब्जेक्ट आता हो, निचोड़ बिल्कुल, हर एक फील्ड में वो माहिर हो, किसी को मात देने में माहिर हो, किसी को समझाने में माहिर हो, किसी को समझने में माहिर हो, और उस क्षेत्र में भी माहिर हो जिसमें आप समझ रहे हो। समझ गए ना? समझ गए होंगे समझने वाले भाई। यह बुद्धि लब्धि आप निकाल लेंगे, अब बताना, निकल जाएगा। बहुत आसान है भाई। यहाँ पे देख लीजिए टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं आप टर्मन के अनुसार जिन बच्चों का आईक्यू इतना होता है वो कैसे होते हैं भाई? 140 से 120, 140 से या फिर 40, 140 प्लस जिसका आता है उसे कहते हैं प्रतिभाशाली भाई। देख लो भाई, बहुत ही बेहतरीन। ऐसे बच्चे केवल 2% पाए जाते हैं, मात्र 2% भाई। मतलब कि हर फील्ड में माहिर, हर क्षेत्र में माहिर, बहुत ही खतरनाक बुद्धि वाले, बिल्कुल धकाधक आप जैसे बिल्कुल। 120 और 139 के बीच में हो तो अति श्रेष्ठ और प्रखर बुद्धि कहे जाते हैं। 110 से 119 के बीच में हो तो श्रेष्ठ और तीव्र बुद्धि कहे जाते हैं। 90 और 109 के बीच में हो तो सामान्य बुद्धि। 150 मतलब ये बुद्धि जो होता है 50% छात्रों में पाया जाता है, मतलब 50% भारतीयों में पाया जाता है। सामान्य बुद्धि के 50% से होते हैं, लेकिन 90 से 109 तक, जैसे हम हो गए, हम भी सामान्य बुद्धि के भाई। और 80 से 89 के बीच में तो कहा जाता है मंद बुद्धि वाले आते हैं भाई। मंद बुद्धि वाले कितनी में आते हैं? वैसे कोई भी आपको पहचान सकता है, आप नहीं कह सकते कि हम कौन से हैं। आपको जो सामने वाला है आपके रवैये से पहचान जाएगा आपकी कौन सी बुद्धि है, क्या आप प्रतिभाशाली हैं, क्या अतिश्रेष्ठ हैं, क्या श्रेष्ठ हैं, क्या सामान्य बुद्धि है कि मंद बुद्धि है। यह बस आप कोड याद रखना, नंबर याद रखना, आपको पता चल जाएगा। टर्मन के अनुसार है भाई, टर्मन दोस्तों याद रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बस लास्ट दोस्तों, बस 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होगी, घबराना मत। 70 से 79 के बीच में निर्बल या फिर छीड़ बुद्धि भाई। 80 से 89 क्या था? मंद बुद्धि था, मतलब उससे भी खराब। 70 से 79 निर्बल या छीड़ बुद्धि। 50 से 69 के बीच में दोस्तों मूर्ख, एक तरह से मूर्ख, कुछ कहो कुछ समझेगा। कहो पानी लाने को लाएगा, खाली गिलास लेके आएगा। कहोगे पानी लाने के लिए मेहमान आए हैं, तो एक तरह से सभ्य बच्चा जो होगा जाएगा कटोरी में अच्छे से थोड़ा मीठा लाएगा। पानी लाने का मतलब क्या हुआ? मेहमान आए हैं तो मतलब मीठा पिलाओ। अब वो जाएगा केवल पानी लेके चला आएगा, मतलब एक तरह से मूर्ख, गधा, गधा का बच्चा, गधा ही का बच्चा कह लो, है ना? इसको वह कहते हैं। लेकिन जो बच्चा समझदार होगा ना, अच्छा रहेगा, प्रतिभाशाली रहेगा, मतलब कि एक प्रखर बुद्धि या फिर तीव्र बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि का भी रहेगा, जैसे हम लोग हैं, तो भाई जाओ पानी लाने के लिए, पापा बोलेंगे पानी लाओ, और उसका कस्टमर आए हों दुकान पर, या फिर हो सकता है भाई भैया नाना आ गए तुम्हारे, तो जाओगे पानी लाने का मतलब है कि थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए भी लेके आओ भाई। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पानी लाने के लिए बोला गया या फिर बिस्किट लाने के लिए बिस्किट हाथ में लेके आएंगे, मतलब एक तरह से बुद्धि तो नहीं है, गधा होगा एकदम, प्लेट में रख के ला सकते थे। इसको कहा जाता है थोड़ा सा अपने अपने अनुसार सोचना, अतिश्रेष्ठ बुद्धि के अंदर का आ जाता है। लेकिन प्रतिभाशाली तो बहुत खतरनाक बुद्धि वाले होते हैं भाई, उनकी बात ही मत करो। इसके बाद दोस्तों 25 से 59 के बीच में मूढ़ होते हैं। मूढ़ मतलब कि गधा गोचर। इसके बाद 0 से 25 महामूर्ख होते हैं, जड़ हीन होते हैं, मतलब ऐसे 2% ऐसे भी पाए जाते हैं। देख लो, प्रतिभाशाली भी 2% होते हैं, और बिल्कुल जड़ महामूर्ख जिसे कहा जाता है, ना ही पढ़ सकते, ना ही लिख सकते, ना ही सुन सकते कायदे से, कुछ नहीं कर सकते कायदे से। सामान्यतः प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू 120 प्लस होता है, मंद बुद्धि बालक का आईक्यू 70 से कम होता है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बुद्धि, जो दोस्तों यहाँ पे देख लें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था भाई, याद रखना 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का दोस्तों जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर बता देना, तो वाशिंगटन डीसी में है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक है पूरे विश्व का, जिसमें लगभग 198 कंट्री है भाई, 198 कंट्री हैं। तो जो यूएनओ द्वारा जो माना गया है भाई, 0 से 19 माना गया है, 0 से 19 माना गया है जड़ बुद्धि वाले। जड़ बुद्धि मतलब समझ रहे हो भाई? जड़ बुद्धि का मतलब कि एक तरह से जड़ बुद्धि का मतलब हो गया कह लीजिए कि भाई महामूर्ख, है ना? 0 से 25 तक जिसकी आईक्यू है, तो ये इसको याद कर लेना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको याद कर लीजिए, बस लास्ट चरण है, बस इसके बाद कल हम व्यक्तित्व पढ़ेंगे, पर्सनालिटी के बारे में। बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन बुद्धि लब्धि कहलाता है। पूछा जाता है बुद्धि लब्धि क्या है, तो इस तरह से डेरिवेशन करके दिया होगा, आप पहचान सकते हैं। टर्मन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी और सूत्र निकाला भाई। टर्मन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि विधि खोजी और सूत्र भी निकाला उन्होंने। दोस्तों टर्मन का ही सूत्र है भाई, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100।
बुद्धि लब्धि यानी कि बुद्धि मापने के लिए सन 1911 में विनय तथा साइमन ने मिलकर एक परीक्षण पत्रक तैयार किया था। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का मान निकाला, विनय ने बुद्धि मापन का मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। तो याद रखना, जो बुद्धि लब्धि का मान है वो टर्मन ने निकाला है, और जो आधार है प्रस्तुत किया है वह मनोवैज्ञानिक कौन थे भाई? विनय साइमन। आपको पता होगा ना, दोनों अलग अलग हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण 1 से 1/2 वर्ष से 5 से 1/2 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत के लिए बात कर रहा है यहाँ पर। और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण से गूंगे हो गए, बहरे हो गए, अंधों हो गए का परीक्षण किया जाता है भाई, क्रियात्मक रूप से उनका परीक्षण होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण से हमने बताया ना भाई, 3 प्रकार के बुद्धि परीक्षण है ना, 3 प्रकार नहीं भाई, कितने प्रकार के हमने बताए थे, बताना। 2 प्रकार के, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत में भी 2 आते हैं, व्यक्तिगत शाब्दिक और व्यक्तिगत अशाब्दिक। और सामूहिक में 2 आते थे, शाब्दिक अशाब्दिक। शाब्दिक में 2 आते थे, आर्मी अल्फा और सेना सामान्य, इस तरह से। और अशाब्दिक में आर्मी बीटा और शिकागो क्रियात्मक आते हैं। शिकागो एक जगह है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जापान में पड़ता है। शिकागो, शिकागो जापान, जापान में पड़ता है साथियों, आपको याद होना चाहिए। शिकागो हो गया, जैसे कि अभी बात किया गया आपका आर्मी बीटा, तो एक तरह से यहाँ पे घटनाएं घटी होती हैं कुछ, तो उसके अनुसार इसका नाम रख दिया जाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में दोस्तों 12 से 10 वर्ष के बालक आते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में 12 से 10, मतलब कि खेलते वक्त उनका सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो जाता है, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंस है। जैसे कभी एक हम कहानी सुनाते हैं आपको अभी तुरंत। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य को जब चाणक्य को घनानंद भगा देता है अपने दरबार से, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास वह बहुत, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है उसका। उसको लगता है कि मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई चाणक्य को। और चाणक्य आते रहते हैं रास्ते में, तो चंद्रगुप्त दिखते हैं उनको। चंद्रगुप्त देखते हैं, चंद्रगुप्त उस समय दोस्तों एक तरह से बेचे गए होते हैं किसी ऐसे मछुआरे के हाथ में, किसी के, मतलब एक तरह से गरीब के हाथ में, तो कुछ कौड़ी देकर वो खरीदा होता है। जब चाणक्य देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, दोस्तों तब देखते हैं भाई, तो ये बहुत ही मतलब कि एक तरह से प्रतिभाशाली बच्चा था। यह किस प्रकार से राजा, अपने आप राजा बना था, छोटा था, और अपने राजा बन रहा था, और सारे बच्चों को एक तरह से बता रहा था कि आप यह काम करोगे, आप यह काम करोगे, आप सेना बनोगे, आप ऐसे लड़ाई करोगे, आप वैसे लड़ाई करोगे। तो चाणक्य को लगा, वाह, क्या इसका इंटेलेक्चुअल पावर है, यानी कि इसकी जो बुद्धि है, आईक्यू है, वो 140 प्लस होगा, प्रतिभाशाली बच्चा है 2% भाई। तभी तो देखो घनानंद को इतना पछाड़ पछाड़ के मारा ना, पूरा भारत विजिट कर लिया भाई। समझ रहे हो ना, चंद्रगुप्त मौर्य महान शक्तिशाली दोस्तों योद्धा। आपको पता होगा, यह आपका इतिहास में आता है, हम पढ़ा रहे हैं इतिहास भाई, आकर पढ़ लेना एसएसटी, देख लेना। अगर अच्छा ना लगे तो स्किप कर सकते हो आप, लेकिन अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल, और यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा भैया करंट हेवन के टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद।